देखिए परचेज क्या होता है। परचेज हम उसको बोलते हैं जब व्यापारी किसी माल को बेचता है और ग्राहक द्वारा जब किसी माल को खरीदा जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, परचेज बोलते हैं, जिसको बोलते हैं क्रय। क्रय का मतलब होता है खरीदना। खरीदना आप इंग्लिश में एक वर्ड देखे होंगे बाई, है ना। तो बाई वर्ड होता है वो खरीदने के लिए होता है, छोटा वस्तु हो या फिर बड़ा वस्तु हो। लेकिन कॉमर्स के लैंग्वेज में आप बाई वर्ड यूज मत कीजिएगा। आप कौन सा वर्ड यूज कीजिएगा, परचेज वर्ड यूज कीजिएगा। परचेज का मतलब यहाँ पर खरीदने का सेंस में होगा। खरीदना क्या होता है आप समझ सकते हैं, चाहे आप नगद खरीद रहे हैं, चाहे उधार खरीद रहे हैं, आप कुछ भी खरीद रहे हैं तो वो परचेज वर्ड से डिनोट होगा। क्रय वापसी का मतलब होता है परचेज रिटर्न। आप खरीदा हुआ जब वस्तु चाहे नगद हो चाहे उधार हो, आप जिस रूप में खरीदे हो उस वस्तु को आप यदि लौटा दीजिएगा अपने जहाँ जिस दुकान से खरीदे थे, उसको हम लोग कहेंगे क्रय वापसी यानी कि परचेज रिटर्न। फिर इसके बाद आएगा एक वर्ड आपका सेल्स। सेल्स क्या होता है, सेल्स का मतलब होता है बिक्री। जब व्यापारी द्वारा किसी माल या वस्तु को बेचा जाता है बाजार में, उसको हम लोग कहते हैं सेल। माल बिक्री अधिनियम का एक एक्ट है, सेल्स का, गुड्स ऑफ सेल्स का एक एक्ट है। 1930 की धारा 4 के अनुसार बिक्री अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अनुसार विक्रेता और निश्चित मूल्य के लिए माल का स्वामी यानी कि ऑनरशिप क्रेता को ट्रांसफ़र करता है। बिक्री शर्त रहित यानी कि अनकंडीशनल या शर्त रहित यानी कंडीशनल हो सकता है। देखिए यहाँ पर जो बिक्री होता है ना, जैसे मान लीजिए आप मार्केट में गए है ना, और वहाँ पर अच्छा सा एक आप कपड़ा ले लिए, जीन्स पैंट या शर्ट ले लिए, तो उसमें कंडीशन होगा ना कि हमारे मॉल या हमारे दुकान से आप कोई वस्तु ले रहे हैं तो 1 सप्ताह के अंदर आप रिटर्न कर सकते हैं, तो उसको बोलेंगे हम लोग कंडीशनल। यानी बिक्री में भी क्या होना चाहिए, कंडीशनल होना चाहिए। और आप मान लीजिए एक मार्केट से गए, सब्जी मार्केट से, और वहाँ से आप वस्तु को परचेज किए, तो वो अनकंडीशनल होता है। पोटैटो वाला तो ये नहीं बोलता है ना कि सर आराम से आप ले जाइए, खाना बनाइए, आलू सड़ा हुआ निकल जाए या फिर सब्जी खराब निकल जाए तो कल हमको वापस लौटा दीजिए, ऐसा बोलता है क्या, नहीं। ठीक इसी प्रकार मछली मार्केट में जाते हैं तो मछली बेचने वाले भी मतलब ताज़ा या फिर पुराना बेचेंगे मछली, तो ये नहीं बोलेंगे या फिर कंडीशन नहीं देंगे कि आप रिटर्न कर सकते हैं। बस ये बोलेंगे कि आप ले जाइए सर, बनाइए, ख़राब होगा तो मैं तो यहीं पर हूँ, है ना, विश्वास कीजिए सर, ले जाइए। तो इसको हम लोग कंडीशनल नहीं बल्कि अनकंडीशनल में हम लोग गिनती करते हैं। ठीक उसी प्रकार जब कंपनी और पार्टनरशिप में जब कोई व्यापार होता है तो वहाँ पर एक, जैसे आप कोई कूलर, फ्रिज या मशीनरी किसी कंपनी का एक प्रोडक्ट होता है, ये सब आप खरीदते हैं तो उस पर देखिएगा कि 1 साल का वारंटी या फिर गारंटी मिलता है, जस्ट लाइक वो हमारा कंडीशनल होता है। और ये किस एक्ट के तहत होता है, तो 19 के 30 मतलब कि 1930 और सेक्शन 4 के अनुसार ये सब होता है। बिक्री वापसी क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न आप तभी कर सकते हैं ज़्यादातर जो आपका कंडीशनल होगा। कंडीशनल होगा तभी आप सेल्स रिटर्न कर सकते हैं, जब अनकंडीशनल होगा तो आप रिटर्न कर ही नहीं सकते हैं। जैसे कूलर, पंखा या अन्य चीज़ जो भी प्रायोरिटी बनता है, जो भी प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसका डेट होता है, उसका एक्सपायरी डेट होता है, और आपको रिटर्न करने का पॉलिसी भी होता है कि आप इस वस्तु का क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। अच्छा ये बताइए, आप फुटपाथ से कुछ भी वस्तु खरीदते हैं, उस दुकान पर ले जाइएगा, उसका मन रिटर्न कर भी सकता है, नहीं भी रिटर्न कर सकता है। हो सकता है 4 घंटा पहले आपने समोसा लिए हैं, अपने गेस्ट, आपके घर गेस्ट आ रहे हैं, अपने गेस्ट के लिए आपने 4 घंटा पहले आपने समोसा लिया और हो सके कि गेस्ट नहीं आया, तो आप या तो समोसा खुद खाइएगा या ज़्यादा मात्रा में लाए हैं समोसा, बहुत ज़्यादा हो गया है तो रिटर्न कर दीजिएगा, चाहे अपने पड़ोसियों को बांट दीजिएगा। आप रिटर्न करने जाइएगा 4 घंटा बाद, तो क्या वो रिटर्न लेगा दुकानदार? मेन हम लोग रिटर्न के पॉइंट पर सोचेंगे, क्या वो रिटर्न लेगा? बिल्कुल नहीं रिटर्न लेगा। लेकिन आप यहीं पर एक कोलगेट का या कोई तेल का कोई बोतल लेके आते हैं किसी दुकान से, तो उसका रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि आप हो सके कि आपने सील नहीं तोड़ा, उसका ऊपर का पैकिंग नहीं तोड़ा, और आपने देखा कि उसका एक्सपायरी डेट ज़्यादा हो चुका है ना। आप जब लिए हैं तो उससे पहले ही उसका एक्सपायरी डेट हो चुका है, तो उस कंडीशन में आप जाके उसको रिटर्न कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, कंपनी एक्ट सेल्स ऑफ गुड्स के लिए 1930 का एक्ट बना है, धारा 4, 5 और 6 के अनुसार उसके सब सेक्शन ए के और 22 के तहत आप कभी भी किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। वो मैन्युफैक्चरिंग और कंपनी का कोई प्रोडक्ट होना चाहिए।
लाभ क्या होता है? लाभ जब भी हमारे पास आता है ये वर्ड लाभ, तो हम लोग क्या समझते हैं लाभ? देखिए, लाभ का मतलब लाभ ही नहीं होता है। किसी व्यापार में जब कोई लगाई हुई अतिरिक्त पूंजी से, यानी हुज पर्सन इंट्रोड्यूस टू द इंटायर ऑफ द कैपिटल एंड फ्रेशर कैपिटल एंड गेन टू द ओवरव्यू, मतलब कि जितना वो पैसा लगाया है उससे ओवरव्यू उसको मिल रहा है, यानी ओवर उसको पैसा मिल रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो आपका प्रॉफिट होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने किसी प्रोडक्ट पर 2000 रुपया लगाया है और आपका वो प्रोडक्ट 2100 रुपये का बिका है, तो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 100 रुपया। आपने 2000 का प्रोडक्ट यदि 1950 रुपये का बेच दिया तो आपको लॉस कितना होगा? 50 रुपीज़। तो आई होप आप प्रॉफिट और लॉस ये दोनों चीज़ समझ गए। लॉस के बारे में थोड़ा सा हम लोग नीचे भी देखेंगे। लॉस के बहुत सारे हानि हो सकते हैं, जिसमें एक अधिकतर 2 प्रकार के मिलते हैं। एक हो सकता है नॉर्मल लॉस और एक हो सकता है एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस क्या है? जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार है और वो अपने दुकान पर कोको कोला ब्रांड का स्प्राइट और थम्सअप स्प्राइट और कोको कोला का बहुत सारा ब्रांड मंगा रहा है, ठीक है ना। जैसे कि एथी हो गया आपका, स्प्राइट हो गया, माजा हो गया, जो बोतल आता है ना वो सब बोतल, फंटा का बोतल, ये सब कोको कोला का ही प्रोडक्ट है। और आपने बहुत सारा बल्क में आप माल मंगाते हैं अपने दुकान के लिए। हो सकता है कि आप हर समर सीज़न में 5000 कम से कम बोतल, जो शीशा का बोतल होता है, ग्लास का होता है, उसको आप 5000 की संख्या मंगा रहे हैं। अब कंटेनर से आने में 5000 बोतल आपके पास आ रहे हैं। हम मानते हैं कि 5000 बोतल लाने में, उसमें लोड करने में, रास्ते में चलने में, चूँकि सड़क भी खराब रहता है, और यहाँ तक आने में हो सकता है कि उसमें 5-10 बोतल टूट जाए, जस्ट लाइक ये नॉर्मल लॉस होता है। और हो सकता है कि वो कंटेनर ही पलट जाए, इसमें पूरा लॉस हो जाए, या आधा से अधिक वस्तुओं का लॉस हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि नॉर्मल लॉस क्या है? आपने सोचा कि हम यदि यहाँ पर जा रहे हैं तो हो सकता है कि अधिक से अधिक मेरा ये लॉस हो सकता है, लेकिन आप वहाँ पर गए, जितने आपने सोचा था उससे अधिक लॉस हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल लॉस। ठीक उसी प्रकार जो कांच का बोतल टूटा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर गेन के बारे में बात आता है। गेन जो कि प्रॉफिट भी होता है, जो बिजनेस में होता है प्रॉफिट, जिसमें कैपिटल बढ़ता है, उसको कहते हैं गेन। आपने कोई पूंजी लगाया होगा 1 लाख का और उसका वैल्यू अब 1,25,000 हो गया होगा, आपने उसको उतना में बेचा होगा, तो आप जो 25,000 रुपया जो लाभ आपको मिला है उसको गेन कहते हैं। प्रॉफिट एक अलग चीज़ हो गया और गेन आपका क्या हो गया? एक अलग केस हो गया। प्रॉफिट का मतलब होता है कि मैंने 1 लाख रुपया लगाया है और 1,10,000 में उसको बेचा है, तो 10,000 रुपया मेरा प्रॉफिट हो गया, क्योंकि ये सेल्स ऑन सेल्स पर ही मेरा हुआ, तो जस्ट लाइक ये प्रॉफिट होगा। और आपने कोई पूंजी लगाया, कैपिटल लगाया, और समय के साथ उस वस्तु का कीमत बढ़ गया, तो कीमत बढ़ गया तो मतलब गेन हो गया आपको। जिस तरह 1 लाख का यहाँ पर प्रोडक्ट है और 1,25,000 में बेचा गया है, तो 25,000 रुपया क्या है? गेन है आपका, ठीक। एक दूसरा एग्जांपल लेंगे इसके लिए। आपके दादाजी ने मान लीजिए कि ज़मीन खरीदा होगा 2 लाख रुपया का, आज उस ज़मीन का कीमत हो गया है 4 करोड़ रुपया, तो उसको क्या बोलेंगे? गेन। कितना गेन हुआ सर, बता सकते हैं? 3,98,000 रुपये का गेन हुआ है, 3,98,00,000 रुपये का गेन हुआ है, क्योंकि दादाजी के समय, आज से 50 साल पहले जो ज़मीन का कीमत 2 लाख होगा, आज उसका कीमत 4 करोड़ हो गया होगा, ठीक है। देखिए हमें भाउचर, देखिए क्या होता है भाउचर, यानी कि डॉक्यूमेंट्स, या फिर भाउचर समझिए। भाउचर इज़ ए लीगल एंड रिटेन डॉक्यूमेंट्स। यह एक लिखित दस्तावेज होता है, एक ऐसा दस्तावेज होता है जिस पर हम कोई, जैसे आपके स्कूल में कोई रसीद मिलता है, कॉलेज में रसीद मिलता है, आपके ट्यूशन में एक रसीद मिलता है, जो रसीद मिलता है जस्ट लाइक ये भाउचर है। और भाउचर भी बहुत प्रकार के होते हैं, कैश मेमो हो सकते हैं, नॉन कैश मेमो हो सकते हैं, सेल्स भाउचर हो सकता है, आपने परचेज किया हो तो परचेज भाउचर हो सकते हैं, ये इतने सारे भाउचर होते हैं। भाउचर के नाम पर हम आगे एक चैप्टर भी पढ़ेंगे। छूट और डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? मान लीजिए किसी वस्तु का प्राइस है 1,000 रुपया, बट आपको डिस्काउंट करके आपको 899 रुपये का दे रहा है, तो यानी आपको डिस्काउंट कितना कर रहा है? 101 रुपया। इसी को बोलते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट का सेंस में थोड़ा सा बात करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पर
कि ट्रेड डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, 3 डिस्काउंट का जिक्र हुआ है, लेकिन हम आपको 4 डिस्काउंट से समझाएंगे। एक होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट, DIS मतलब डिस्काउंट, ठीक है। स्पेशल डिस्काउंट, देखिए ये डिस्काउंट के यहाँ 3 प्रकार हैं और हम आपको सिखा रहे हैं 4 प्रकार। हम कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं। पुराने किताब के अनुसार आपको 3 ही मिलेगा, लेकिन नया किताब जब कंपनी 2013 आया था तो आप CPT में या फिर अन्य जगह जाइएगा तो आपको ये डिस्काउंट 4 जगह ही 4 तरीके से ही सिखाया जाएगा। पहला जो आपका है वो ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट ये स्पेशल एक व्यापारी को दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम दिल्ली से कुछ लैपटॉप खरीद के ला रहे हैं या मोबाइल फ़ोन खरीद के ला रहे हैं। मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल लेंगे, मोबाइल फ़ोन खरीद के ला रहे हैं और मेरा दुकान आरा में है, तो आरा मेरी दुकान है और हम दिल्ली से माल खरीद के ला रहे हैं या माल मंगवा रहे हैं। एक फ़ोन लेंगे तो हम कस्टमर कहलाएंगे, 2 फ़ोन लेंगे फिर भी कस्टमर कहलाएंगे। जो एक बार में 20, 30 या 40 फ़ोन लेता है वो तो कस्टमर नहीं हो सकता है। जाहिर सी बात है कि वो एक रिटेलर दुकानदार होगा जो इस वस्तुओं को लेकर क्या करना चाहता है, बेचना चाहता है। मान के चलते हैं आपने ओप्पो कंपनी के 30 मोबाइल फ़ोन लिया जो कि अभी ट्रेंडिंग में है। ट्रेंडिंग का मतलब सर क्या होता है? जो मार्केट में सबसे ज़्यादा अभी यूज किए जा रहे हैं या सबसे ज़्यादा उसका सेल हो रहा है। अभी 30 मोबाइल फ़ोन लिए, एक मोबाइल फ़ोन का कीमत मान के चलते हैं कि 20,000 20,000 रुपये। तो इस 30 मोबाइल फ़ोन की कीमत कितने हो जाएंगे? 6 और 1 0 इसका, 4 0 इसका हो गया। आपको कितना पैसा, यानी कि आपको सर 6 लाख रुपया, आपका कॉस्टिंग कितना का पड़ गया? 6 लाख रुपया का पड़ गया। उसके बाद वो पार्सल होगा आपके पास, फिर आपका वो डिलीवरी चार्ज या फिर ना हो सके कंपनी आपको रिलीफ कर दे। ये बताइए 6 लाख रुपया का मोबाइल आप मार्केट में बेचिएगा, अब मार्केट में 20,000 रुपया रेट चल रहा है फ्लिपकार्ट पे या हर जगह 20,000 रुपया उसका रेट दिखा रहा है, तो आपको आपके पास मतलब कस्टमर क्यों आएंगे? या फिर आएंगे तो फ़ायदा क्या होगा उनको? या आप बेचिएगा तो आपको क्या फ़ायदा होगा? मेन तो आप अपना बिजनेस पहले देख लीजिए। तो 20,000 रुपया का जो आप वस्तु बेच रहे हैं तो इसमें आपको मिलेगा ट्रेड डिस्काउंट। हो सकता है कि आपको इसमें 10% या फिर 20% आपको क्या मिल जाए, इस पर ट्रेड डिस्काउंट मिल जाए। यदि इस पर 20% ट्रेड डिस्काउंट मिलता है तो हम यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट को काटेंगे यहाँ से, इस पर 20% हम निकाल देते हैं इसका, तो कितना हो जाएगा? 2 0 से 2 0 खत्म और ये हो जाएगा 1,20,000। यानी कि आपका 1,20,000 अमाउंट क्या होगा? माइनस होगा। तो 6 लाख में से 1,20,000 रुपये का डिस्काउंट हो गया, तो बचेगा कितना पैसा? 4,80,000 रुपये। आ रहा है समझ में? और एक और बात खास इसमें होती है ट्रेड डिस्काउंट में कि जब भी जर्नल एंट्री किया जाता है, आपने जर्नल एंट्री किया होगा या फिर आगे हम सिखाएंगे इसमें कैसे किया जाता है, तो आप बहुत सारे डिस्काउंट का एंट्री किए होंगे। डिस्काउंट जर्नल एंट्री में तभी शो होगा जब वो कैश होगा या फिर वो स्पेशल होगा। आपको जर्नल में कभी भी ट्रेड डिस्काउंट का जर्नल एंट्री शो नहीं मिलेगा। ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट होता है कि डिस्काउंट हो भी जाएगा और जर्नल एंट्री में आपको लिखा भी नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से, मान लीजिए हम पटना से आरा परचेज कर रहे थे। हम अभी पटना बोले थे कि दिल्ली बोले थे? हम अभी सर दिल्ली बोले थे, तो हम इसको दिल्ली कर देते हैं, ठीक है। हम दिल्ली से वस्तु कहाँ खरीदे हैं? आरा खरीद रहे हैं। तो दिल्ली में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? अकाउंट हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या लिख देंगे यहाँ पर? 2 में दिल्ली अकाउंट लिखेंगे, 2 में दिल्ली अकाउंट। बस एग्जांपल के लिए समझिए कि दिल्ली में उसका बिजनेस है और उसके बिजनेस का नाम भी दिल्ली है, तो हम दिल्ली अकाउंट लिख देंगे। यदि उसके बिजनेस का नाम होगा PVT लिमिटेड, अशोका लिमिटेड, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू अशोका लिमिटेड।
अब इस साइड में क्या होगा, इस साइड में ये आपका ब्यौरा लिखेगा, वो लिखेगा आपका नाम लिखेगा। जैसे मान लीजिए कि आपका नाम है पंकज, आपका नाम है तो लिख देगा पंकज अकाउंट डेबिट। 2 में क्या लिख देगा, यहाँ पर 2 में लिख देगा सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। इसमें इस पैसे में भी वो 4,80,000 रुपये ही डेबिट और क्रेडिट में शो करेगा, और यहाँ भी शो करेगा 4 लाख, हाँ इतना ही पैसा इसमें भी शो करेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं 4,80,000, 4,80,000, इसमें डिस्काउंट का जिक्र किया गया, डिस्काउंट काट के कर दिया गया हिसाब इसका, समझ में आ रहा है? डिस्काउंट काट कर इसका हिसाब कर दिया गया। या फिर वाउचर के केस में हुआ होगा तो उसको जीएसटी फीएसटी काट के सारा रसीद के उसमें मिल जाएगा उसको। देखिए ये होता है ट्रेड डिस्काउंट। क्या आपको समझ में आ गया ट्रेड डिस्काउंट? जी सर। इसके बाद हमारा होता है कौन सा डिस्काउंट? स्पेशल डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। एक जनरल डिस्काउंट था वो समझा देते हैं। देखिए जनरल डिस्काउंट क्या होता है? जनरल डिस्काउंट का मतलब होता है सामान्य छूट। जैसे मान लीजिए हम अपने मॉल, मेरा कोई शॉपिंग मॉल हो और शॉपिंग मॉल पे हम लिख देते हैं 40% ऑफ, 20% ऑफ, लिखते हैं ना। आप किसी मॉल पे गए और वहाँ पर ऐसे लिखकर ऐसे हुआ यहाँ पर 20% डिस्काउंट, या फिर ऐसे लिखा हो 20% ऑफ। इस ऑफ का भी मतलब क्या है? डिस्काउंट। तो जनरली हर बार मतलब हर समय ये लगाया जाता है, इसको कहा जाता है जनरल डिस्काउंट। कोई दुकान या मॉल होता है कि जो सालों भर ऐसा इस प्रकार का डिस्काउंट ऑफर नहीं देता है, वो केवल ओकेशंस ऑन ओकेशंस पर ही इतना सारा छूट देता है। जैसे होली पर, दीपावली पर, छठ पूजा पर, है ना, नवरात्र पर, ईद पर, क्रिसमस डे पर, इस तरह का यदि कोई छूट दे रहा है किसी फेस्टिवल पर तो उसको क्या बोलेंगे? स्पेशल डिस्काउंट, है ना। चलिए अब आपका कैश डिस्काउंट क्या हो गया? कैश डिस्काउंट देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए अभी हम लोगों ने एक 6 लाख रुपए का मोबाइल का परचेजिंग किया, जिसमें 20% डिस्काउंट करके वो 4,80,000 रुपये हमें पेमेंट करने थे, और दुकानदार आपको देगा तो क्या वो नगद देगा? वो उधार देगा। वो आपका होलसेलर है, आप उसके रिटेलर हैं। वो एक कंपनी का एक ब्रांच है और आप उसके एजेंसी लिए हैं, तभी तो उस कंपनी का, ओप्पो कंपनी का आपको फ़ोन दिया। 4,80,000 रुपये आपसे लेने हैं, आपको वो पैसा अभी नहीं देना होता है, इंस्टॉलमेंट करके या 2 मंथ, 3 मंथ या 6 मंथ बाद भी दे सकते हैं। उसमें कुछ नियम लिखा रहता है, बिटवीन 3 मंथ, 4 मंथ या इतना मंथ में आप दे सकते हैं। आप 4,80,000 रुपये का जो अभी अमाउंट हम लोग देखे थे, उसी अमाउंट को वो व्यापारी देने वाला क्या बोलेगा कि आप अभी इसमें यदि पेमेंट करते हैं, फुल पेमेंट करते हैं, तो हम आपको क्या करेंगे? मात्र आपको 4,60,000 रुपये ही पे करना होगा, यानी कि आपका 20,000 रुपये का इसमें क्या हो जाएगा? डिस्काउंट हो जाएगा। और ऐसे ही डिस्काउंट को क्या कहा जाता है? कैश डिस्काउंट कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए गए, और आप मान लीजिए उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का फ़ीस मान लीजिए कि आपका 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये एनुअली फ़ीस है, ठीक है। उसमें यदि वो सर बोल रहे हैं कि आप इतना फीस है इतना मंथ का, और आप फुल पेमेंट करते हैं, तो हम आपको क्या करते हैं? हम आपको 1,000 का या 2,000 का डिस्काउंट दे देते हैं। आपको यहाँ पर 8500 रुपये ही लगेगा, 8,500 रुपये ही क्या होगा? लगेगा। तो ऐसे डिस्काउंट को हम लोग क्या कहते हैं? कैश डिस्काउंट। यानी कि तुरंत एक रेट पर कैश के कंपेयर में डिस्काउंट दिया जाता है, उसी को कैश डिस्काउंट कहते हैं। ट्रांजैक्शन अर्थात लेन देन, जब वस्तु और पैसे या फिर एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच में कोई लेन देन होता है, वस्तु, पैसे, इन सब से रिलेटेड, तो उसको हम लोग ट्रांजैक्शन कहते हैं। जैसे आप मार्केट में जा रहे हैं, आपको कुछ खरीदना है, तो आप वहाँ पर क्रेता हो गए, आप वहाँ पर परचेजर या कस्टमर हो गए, और जो बेच रहा है मार्केटर अथवा सेलर होगा, आपको प्रोडक्ट दे रहा है। तो 2 लोगों के बीच में आपने कुछ लिया तो उसके बदले कुछ दिए। जैसे मान लीजिए आपने कपड़े लिए तो पैसे दिए, आपने जूते लिए तो आपने पैसे दिए, आपने अपने बच्चे के लिए आइसक्रीम लिया तो उसको पैसा दिया। तो यहाँ पर 2 ट्रांजैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक हाथ से जा रहा है तो दूसरे हाथ से आ रहा है, इसी को ट्रांजैक्शन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए व्यवसायिक लेन देन, बिजनेस ट्रांजैक्शन और लेन देन की विशेषताएँ। बिजनेस ट्रांजैक्शन आपको समझा दिए, हालांकि ये उधार भी हो सकता है और नगद भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। विशेषता में देखिए, इसका संबंध क्रय विक्रय या अन्य विनिमय मूल्य से होता है,
और इसका प्रभाव व्यवसाय के लेखांकन समीकरण पे पड़ता है। इसके दो पक्ष या पहलू होते हैं, लाभ का प्राप्त करना डेबिट और लाभ को देना यानी कि क्रेडिट। एक डेबिट होता है, हम आपको जर्नल एंट्री में सिखाएंगे आगे चल के। आज जो बच्चे सीख चुके हैं बहुत अच्छी बात है उनके लिए, जो बच्चे सीख चुके हैं उनको ज़्यादा समय नहीं लगेगा सीखने में, है ना। ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग का मतलब होता है आहरण। व्यवसाय का स्वामी अपने निजी प्रयोग के लिए जो माल या रोकड़ व्यवसाय से निकालता है उसे हम क्या कहते हैं? आहरण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि चंपक सेठ नाम का कोई दुकानदार है जिसका राशन का दुकानदार है। उसका लड़का आता है और बोलता है कि पापा मम्मी बोल रही है आज मैगी बनेगा, तो वो घर से क्या करता है 8 या 10 मैगी के पॉकेट लेकर चला जाता है। तो जस्ट लाइक वो इसके दुकान में नहीं होता है मैगी, तो बाहर जाता, बाहर के मार्केट से खरीदता, तो क्या उनको पैसे नहीं देने पड़ते? देने पड़ते ना, दूसरे जगह से आता तो। ठीक इसी प्रकार यदि दुकान से भी कोई वस्तु खरीदता है तो उसके अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट में हम लोग ड्राइंग वर्ड यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं? ड्राइंग वर्ड। तो जो ड्राइंग वर्ड होता है ये आहरण के लिए होता है, यानी आप अपने व्यापार से कोई वस्तु यानी कोई सौदा निकाल रहे हैं, कोई माल निकाल रहे हैं, या आप अपने दुकान से पैसे निकाल रहे हैं, मान लीजिए कुछ भी, या पर्सनल यूज के लिए आप कुछ भी निकाल रहे हैं उससे, तो आप वहाँ पर ड्राइंग वर्ड यूज कीजिएगा। एंटिटी का मतलब क्या होता है? एंटिटी का मतलब होता है इकाई। जैसे इकाई से आशय उस आर्थिक इकाई से है जो इकाई क्रियाएं निष्पादन करती है, जैसे हीरो होंडा कंपनी, टिस्को कंपनी, सेल कंपनी और मारुति या फिर मारुति सुजुकी। मतलब सर, मतलब ये है कंपनी, कार बनाने वाली कंपनी कितना यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। बजाज फैन यदि पंखा बना रहा है तो एक दिन में कितना यूनिट वो लॉन्च कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। कोई झाड़ू बनाने वाला है तो एक दिन में कितना वो झाड़ू बना रहा है। कोई पेन बनाने वाला है तो एक दिन में कितना कलम बना रहा है। तब पर एक जो होगा इकाई होगा, इसको यूनिट कहेंगे हम लोग, ठीक है। और इसको एंटिटी भी कहेंगे। एंटिटी मतलब कितनी एंटिटी में, ये कितनी यूनिट में, ये कितना कैपेसिटी में वस्तु तैयार हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर एंटिटी है और यहाँ पर इक्विटी है। इक्विटी का मतलब होता है समता। समता शब्द से अभिप्राय है पूंजी एवं दायित्व से है, और यह दो प्रकार का होता है। स्वामी का समता अंश हो सकता है, ऑनर इक्विटी हो सकता है, या फिर यहाँ पर आउटसाइडर इक्विटी हो सकता है। देखिए कोई भी व्यापार दो तरीके से खड़ा हो सकता है। एक तो हो सकता है कि मालिक का पूंजी हो तो उसको ऑनर इक्विटी बोलेंगे, या हो सकता है कि मालिक का पूंजी तो लगा है बट थोड़े से लगा है। ज़्यादा पूंजी किसका लगा है? तो बाहर वाले लोगों का ज़्यादा पूंजी लगा है, जैसे उसके महाजन, जैसे उसके फ्रेंड सर्किल, जैसे उसके फाइनेंसियर। ये सब पैसे जो लगाते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं? बाहरी लोगों की समता कहते हैं। बैड डेब्ट्स क्या होता है, डाउटफुल डेब्ट्स क्या होता है, गुड डेब्ट्स क्या होता है, हम कल वाले क्लास में आपको बता चुके हैं। गुड डेब्ट्स एक ऐसा डेब्ट्स होता है जिससे 100% ये गारंटी रहती है कि उससे पैसा वसूल हो जाएगा। डाउटफुल डेब्ट्स एक ऐसा डेब्ट्स होता है जिसमें 50-50 के चांसेस बनते हैं। बैड डेब्ट्स एक ऐसा डेब्ट्स होता है जिसमें पैसा डूबने का चांस ज़्यादा बनता है। सोल्वेंसी, सोल्वेंसी का मतलब क्या होता है? शोध क्षम। शोध क्षम को क्या बोलते हैं हम लोग? सोल्वेंसी बोलते हैं, ठीक है ना। एक व्यवसाय तब शोध क्षमता कहलाता है जब वह अपने सभी दायित्वों के भुगतान में पूर्ण समर्थ हो। सोल्वेंसी का ये मतलब होता है, देखिए दो वर्ड आएगा, एक सोल्वेंसी आएगा, एक डिसोल्वेंसी आएगा। सोल्वेंसी का मतलब होता है कि हम जिससे उधार लिए हैं, चाहे वो हज़ारों रुपया का हो, चाहे वो लाखों रुपया का हो, यदि हम उसका पैसा पेमेंट कर देंगे तो हम सोल्वेंसी कहलाएंगे, और यदि हम पैसा पेमेंट नहीं करवाते हैं तो हम डिसोल्वेंसी कहलाएंगे। और जब बिजनेस में डिसोल्वेंसी हो जाएगा तो उस समय उसको दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा और उसके घर मकान को बेच दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए खाता क्या होता है, व्हाट इज अकाउंट। अकाउंट को बांटा गया है यहाँ पर दो प्रकार में, फिर उसके प्रकार हैं। तो कल हम जो पढ़ाएंगे वो अकाउंट के बारे में पढ़ाएंगे कि अकाउंट क्या है, अकाउंट्स को कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है, डेबिट क्रेडिट का रूल क्या होता है, उन रूल्स को यूज कैसे किया जाता है, अमेरिकन अकाउंट्स क्या होता है, ब्रिटिश अकाउंट क्या होता है, इंडियन अकाउंट्स कैसे चलता है, सब चीज़ों को बताया जाएगा कल वाले क्लासेस में, ठीक है। देखिए वहाँ क्या था, सोल्वेंसी था, सॉरी सोल्वेंसी था, और यहाँ पर क्या है, इनसॉल्वेंट था। इनसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया हो जाना। दिवालिया उसको कहेंगे जो अपने घर द्वार को बेच दे, नीलाम हो जाए। जैसे स्वर्ग मूवी का राजेश खन्ना, धड़कन मूवी का अक्षय कुमार, देखे होंगे सब मूवी, तो उसमें लास्ट में उनका घर बिक जाता है, तो इसको कहते हैं हम लोग दिवालिया होना,
ठीक है, यानी कि इंसॉल्वेंट होना। आप इंग्लिश वर्ड यूज कीजिएगा इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब समर्थन, पेमेंट कर दिया। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया होना। इसके अलावा हम यहाँ पर ट्रेड पेबल को समझेंगे। ट्रेड पेबल का फार्मूला होता है क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल। हम बस आपको सारा चीज़ इसमें बता देंगे। ये जो अकाउंट्स होते हैं और ये डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं इनको छोड़ रहे हैं बस, केवल ये कल वाले क्लासेस में होगा, बाकी हम सब देखेंगे। एंट्री का मतलब क्या होता है? एंट्री जो होता है जर्नल में रिकॉर्ड किए जाते हैं। जैसे आप कोई भी लेन देन करते हैं तो उसका दो पहलू निकलता है, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। और एंट्री वाइज, डेट वाइज और टाइमिंग के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, एंट्री को नोट करते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होता है? तो बुक्स ऑफ अकाउंट जो होता है वो कैश बुक में यूज किया जाता है, ठीक है ना, और लेजर में भी यूज किया जाता है। जैसे 8 आपके बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं, जिसमें आपके कैश बुक हो जाएंगे, परचेज बुक हो जाएंगे, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, जर्नल प्रॉपर, ये आपके 8 होते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आपको ट्रेड पेबल का ये बोल ही दिए कि ट्रेड पेबल बराबर क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल। सर आपने तो ट्रेड पेबल बताया ही नहीं, ठीक है। ट्रेड पेबल का मतलब होता है आप अपने व्यापारी में महाजन को पेमेंट देते हैं या आप किसी से पेमेंट लेते हैं, ऐसे ही पेमेंट को हम लोग ट्रेड पेमेंट बोलते हैं, ठीक है। नेट वर्थ सर क्या होता है? देखिए कभी कभी होता है कि हम लोग नेट प्रॉफिट को प्राप्त करने वाले होते हैं, उससे पहले हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या फिर हमारा नेट वर्थ निकल जाता है। जैसे नेट वर्थ का फॉर्मूला है नेट वर्थ बराबर पूंजी की स्वामी। जैसे मान लीजिए कोई व्यापारी ने 2 लाख रुपया लगाकर कोई बिजनेस स्टार्ट किया और साल में जब एनुअल उसका रिजल्ट आया तो उसकी पूंजी हो गई थी 2,75,000, तो उसका नेट वर्थ कितना आया? 2,75,000। 75,000 उसका प्रॉफिट हुआ और 2,75,000 क्या हुआ? उसका नेट वर्थ हुआ, ठीक है। यानी कि जो पूंजी हम लगाए थे और प्रॉफिट सबको जोड़कर अभी वर्तमान में पैसे कितने हैं। एग्जाम्पल के लिए एक और क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए एक व्यापारी ने ट्रक खरीदा, ट्रक का कीमत था 25 लाख रुपया और वो 1 साल के अंदर जो उसका 25 लाख रुपया का उसने ट्रक खरीदा था, उसके 1 साल में उसने कमाया 9 लाख रुपया, तो उसका नेट वर्थ कितना होगा? 9 लाख रुपया, केवल 9 लाख रुपया होगा, क्योंकि पूंजी में जो लगाया गया है पैसा है तो उसमें केवल 9 लाख ही रिकवर हुआ है, तो नेट वर्थ कितना होगा? 9 लाख होगा। आ रहा है समझ में? और किसी ने मान लीजिए कि 20 लाख रुपया का खर्चा किया और वो ऑलरेडी उसमें 18 लाख रुपया कमा चुका है, तो उसका नेट वर्थ कितना होगा? 18 लाख रुपया हुआ, ठीक है।